आज का जो क्लास है ये यंग्स एक्सपेरिमेंट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसको तैयार करके जाना चाहिए, आवे चाहे नहीं आवे, दूसरी बात है। और बोर्ड एग्जामिनेशन पे आप फोकस्ड हैं तो आपको ये तैयार करके जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको मैंने बहुत छोटा भी नहीं करना चाहेंगे और बहुत बड़ा भी नहीं, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग जो है जैसे वेव का इक्वेशन वगैरह आप लोग को लिखने अभी नहीं आता, ठीक है। वहाँ से लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग की ज्यूम भी कर लेना होगा कि हाँ वेव का इक्वेशन इस तरह से लिखा जाता है और उसमें कौन टर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे एक लाइट वेव का इक्वेशन लिखना हो या किसी वेव का इन जनरल वेव का इक्वेशन लिखा जाता है। वेव का इक्वेशन अगर आपको लिखना है, वेव इक्वेशन अगर आपको लिखना है, यहाँ पर वेव इक्वेशन लिख दिए हैं, वेव इक्वेशन लिखना है। इंटरफेरेंस एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट का थियोरेटिकल भाग समझने के लिए आपको वेव इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जस्ट उसका जो एक्सपेरिमेंटल भाग है अगर उसके उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट हम यूज करेंगे, माने रिजल्ट जो हम लोग डेराइव करेंगे उस रिजल्ट को उसमें हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 में आपको समझा दे रहे हैं कि वेव इक्वेशन क्या है, उसके लिए इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में हम लोग कैसे कैसे रिजल्ट हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली उसको हम लोग उसका क्या सेटअप होता है, इन सब बातों पर बात करेंगे। एक दिन में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में, इसलिए जो पार्ट 1 देखिएगा पार्ट 2 के लिए एकदम रेडी रहिएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अगर किसी मीडियम में जैसे लाइट वेव ही है, लाइट वेव का इक्वेशन लिखना है तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग जानते हो कि लाइट वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव जब प्रोपेगेट करता है किसी मीडियम में या ऐसे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है जो बदलता है समय के साथ साथ, ठीक है। अब स्पेस यानी पोजीशन एंड टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी कर रहा है उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे। तो इसके लिए वैसे 11th क्लास में ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन लिखना पढ़ाया जाता है, तो अगर वो आप लोग को याद होगा तो आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जस्ट एक लाइट वेव का इक्वेशन लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं और उसमें कौन टर्म क्या होता है ये आप याद कर लीजिए, आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर लाइट वेव का इक्वेशन लिखना होता है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के टर्म में लिख रहा है, ऐसा मान के चलिए। या देखिए जिस डेट में यंग्स का एक्सपेरिमेंट वगैरह आया था उस डेट में अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस तरह की बात नहीं थी। उस डेट में तो यही एक समस्या था कि लाइट वेव है कि नहीं। हाजन साहब बोले थे कि लाइट वेव है, और यंग्स का जब एक्सपेरिमेंट आया लाइट पे, जब यंग्स का एक्सपेरिमेंट आया तो यंग्स का एक्सपेरिमेंट ये दिखाया कि लाइट जो है व्यतिकरण करता है, इंटरफेरेंस करता है। तो जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण इंटरफेरेंस जो है आप लोग जानते हैं कि वेव का गुण होता है। तरंग व्यतिकरण करता है, वेव का इंटरफेरेंस होता है। तो उसी तरह से एक इक्वेशन हम लोग को लिखना था, ठीक है। आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान भी सकते हैं या आप ऐसे चल सकते हैं कि चलिए एक डिस्टर्बेंस है, कोई डिस्टर्बेंस है स्पेस में, माध्यम के कण के दोलन के रूप में हो सकता है, ये माध्यम के कण के दोलन के रूप में हो सकता है। ये वैसे एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के रूप में है, ठीक है। इक्वेशन लिख दे रहे हैं ऐसे वेव का, E इक्वल टू कुछ इस तरह से, ये एक E0 और यहाँ पे साइन kx माइनस ओमेगा टी, एक वेव का इक्वेशन का एक फॉर्म है। वैसे बहुत सारे इसके फॉर्म्स हैं, उसमें से एक ऐसे है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि इसको अगर हम माध्यम के कण के डिस्प्लेसमेंट के रूप में सोचें तो ये उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा E0। ऐसा इक्वेशन से आप परिचित हैं ऑलरेडी, अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में भी बहुत जगह इस तरह के इक्वेशन आप पढ़े हैं, आप SHM पढ़े हैं तो उसमें भी आप जानते हैं कि एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, लाइट के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा हुआ है तो उसका ये
एम्पलीट्यूड है। अगर माध्यम के कण के दोलन के रूप में सोचेंगे तो माध्यम के कण का दोलन का एम्पलीट्यूड है आपका E0, आइए उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो देखिए ये ई जो है ये दो चीज़ का फंक्शन है, यहाँ पे गौर करके देखें तो ये ई जो है ये ई दो चीज़ का फंक्शन है, ऐसे लिख लीजिए। ई जो है ये एक्स का पोजीशन का एंड ए टाइम का फंक्शन है। इसमें देखिए यहाँ ए एक्स है और यहाँ आपका ये टी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो पोजीशन एक्स एंड टाइम टी का फंक्शन है। ठीक है, ये पोजीशन एंड टाइम के साथ साथ ई आपका बदल रहा है। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे ऐसे, जिसको हम डायरेक्ट ई लिख दिए हैं, वास्तव में ई जो है वो पोजीशन का एंड टाइम का फंक्शन है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सोर्स है, ऐसे बुझिए यहाँ पर एक सोर्स है और यहाँ से एक कोई डायरेक्शन है, ऐसे एक्स का डायरेक्शन हम कहें, एक्स का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर माध्यम के कण के दोलन के रूप में सोचिए, आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये ऐसे समझिए, माध्यम के कण के दोलन के रूप में ही सोचिए हम लोग, ईजियर रहेगा। तो इधर जो है इस डायरेक्शन में ये हमारा, इस डायरेक्शन में ये हमारा एक्स का डायरेक्शन हुआ, और मान लीजिए ये ई वेक्टर जो है इधर की ओर है, ऐसे ई बदल रहा है, वाई के डायरेक्शन में है, इधर एक्स है। तो अब मान लीजिए कि ये आपका यहाँ जो है ये आपका एक जगह एक्स बराबर 0 है, यहाँ एक खास ढंग का वेरिएशन हो रहा होगा ई का, और जिसके चलते वेव आगे की ओर प्रोपेगेट किया। तो यहाँ से एक पोजीशन अगर हम लोग यहाँ ले रहे हैं, एक मान लीजिए एक पोजीशन एक्स है यहाँ है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस पोजीशन एंड टाइम के साथ साथ कैसा हो रहा है। जैसे मान लीजिए पोजीशन आपका हो गया, ये यहाँ पे आपका ये जो है ये पोजीशन हो गया, ऐसे एक्स एक्सिस पर एक एक्स कोऑर्डिनेट बुझो, और यहाँ पे टाइम टी पे ये ई का मान क्या है, ये ई जो है इस जगह पर का जो ई है एक्स एंड टाइम का फंक्शन है, यानी ई बदल रहा है जगह के हिसाब से। जब दूसरे जगह पे जाइएगा, मान लीजिए यहाँ एक दूसरा जगह हो जाएगा, या अगर यहाँ पर कोई दूसरा जगह हो जाए तो फिर उस जगह के हिसाब से ई का, जगह एंड टाइम के हिसाब से ई का वेरिएशन होगा। तो ये आपका ऐसे इस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक वेव के ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, ये ट्रेवलिंग वेव का एक इक्वेशन है। और इसमें देखिए ये के जो होता है, इस के का जो मान होता है यहाँ पर ऐसे के, ये के बराबर होता है ओमेगा बाई भी। आपको मालूम है कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, ये ओमेगा, और इसको आप लिखिएगा तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। बहुत जगह आपको मिला हुआ है, ऐसे चैप में ओमेगा मिला था, तो वहीं आपका 2 पाई न्यू आई भी के यहाँ पे लिखिएगा, जिसको वेव का स्पीड कहते हैं। वेव जो है माध्यम में, जो इस माध्यम में प्रोपेगेट कर रहा है, यह वेव का प्रोपेगेशन का एक स्पीड है। वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है एक्स के डायरेक्शन में विथ स्पीड भी। मान लीजिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर वैक्यूम की बात करें तो वो सी हो सकता है, या भी लेकर के चलिए, ये भी है, तो ये भी बराबर आप लिख सकते हैं न्यू मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, लिख सकते हैं। तो ये इसको आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। ये के जो है आपका याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, के बराबर ओमेगा बाई भी है, जो कि फर्दर 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर है। और इस के को हम लोग बोलते हैं, यहाँ जो के है इस के को बोलते हैं दिस के इज वेव नंबर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का आपका एक सवाल है, ये वेव नंबर है। के आपको जो दिख रहा है दिस के इज योर वेव नंबर, याद रखिएगा। समझ पाए कि नहीं आप, के को क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलते हैं। तो के ओमेगा बाई भी है और 2 पाई बाई लैम्डा भी है। कुछ समझ में आया कि नहीं, दिस के इज वेव नंबर, और ये 2 पाई बाई लैम्डा है या ओमेगा बाई भी है, और वहीं इस इक्वेशन में आपका के है। और ओमेगा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ये ओमेगा, क्या है
इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन शब्द से आपको परिचित होना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है दिस ओमेगा के हो गया आपका वेव नंबर। और ये टोटल यहाँ पर जो आपको इतना जो दिखता है एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। इसको आप आगे बढ़ाइएगा ऐसे तो ये ई जीरो यहाँ ऐसे देखिए ई जीरो, और आप लिख सकते हैं साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के बदले में आप लिख लीजिए फाई। तो फाई को क्या बोलिएगा, फाई बराबर यहाँ पे कितना है के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसको आप लोग क्या बोलिएगा, ये फेज कहलाता है, ये कहलाता है फेज। समझ गए। तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ये वाला जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है। और ये अगेन एक ऑब्जेक्टिव का एक सवाल आता है कि वेव नंबर होता है 2 पाई बाई लेमडा, याद रखिएगा 2 पाई बाई लेमडा। केमिस्ट्री में भी आप लोग को एक वेव आपको आया था, आपको वेव नंबर, उससे ये डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 पाई बाई लेमडा है, उसमें ऐसा नहीं था, तो आप देख लीजिएगा, उसे कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पर के जो है ओमेगा बाई भी है जो कि 2 पाई बाई लेमडा है। समझ पाए कि नहीं आप ये समझ गए, ये आपका वेव का बस इतना तो कम से कम समझ गए ना, लाइट वेव। अच्छा इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, ये आपका ई जो है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ अगर ई है तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। मान लीजिए एक जगह हम फिक्स कर दें, कोई जगह एक्स हम फिक्स कर दिए, तो अगर जगह फिक्स एक्स फिक्स हो जाता है तो केवल टाइम का फंक्शन हो जाएगा। इस रिलेशन में अगर एक्स का एक खास मान रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ई का वेरिएशन जो है, ई का जो वेरिएशन है वो केवल टी का फंक्शन हो जाएगा। एक जगह पे जगह बदल जाएगा तो फिर उसके हिसाब से मतलब जो आपका जो ई दिख रहा है, आप गौर करके देखिए, यहाँ जो ई है जो हमारा डिस्टर्बेंस है, हम आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के रूप में भी हो सकता है, जो कि एक एक्चुअल सिचुएशन है। लेकिन मान लीजिए हम शुरुआत के दौर की बात करें तो उसमें डिस्टर्बेंस को शो कर रहा है, जो माध्यम के कण के दोलन के रूप में जिसको हम लोग सोच सकते हैं। और ये माध्यम के कण के दोलन का एम्पलीट्यूड है, आये दोलन का ये वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वाई के डायरेक्शन में, ऐसा मान सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, इसके आगे इतना याद रहेगा ना। अगर इस तरह से इक्वेशन है, ऐसा वेव का इक्वेशन रहेगा, इसमें के वेव नंबर है, याद रखिएगा के का मान कितना होगा ये। एक फेज हो गया कि वेव का इक्वेशन लिखना। उसके बाद के लिए देखिए एक शब्द होता है इंटरफेरेंस। सब कंटेंट हम एकदम रेडी करके रखे हैं ताकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, आप लोग का टाइम बच जाएगा। एकदम लिखा हुआ कंटेंट है, अब हम बीच बीच में समझाते चल रहे हैं। तो देखिए एक चीज होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, तरंगों का व्यतिकरण। अब ये इंटरफेरेंस क्या है, इसका भी तो एक हल्का आइडिया होना चाहिए ना, क्योंकि आप यंग्स का एक्सपेरिमेंट में बोलने जा रहे हैं कि लाइट का इंटरफेरेंस, आप इंटरफेरेंस का मतलब ही नहीं समझते हैं, व्यतिकरण का मतलब ही नहीं समझते हैं कि व्यतिकरण का क्या मतलब है, तो बेकार हो जाएगा। अब लाइट का व्यतिकरण पढ़ लिया, व्यतिकरण का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यतिकरण, एक शब्द है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए किसी बिंदु पे दो सोर्स से कोई वेव पहुंच रहा है, माध्यम के कण के दोलन के रूप में हम लोग सोच रहे हैं। तो मान लीजिए दो सोर्स से किसी बिंदु पे वेव पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक वेव एक साथ माध्यम के किसी एक बिंदु पे एक्ट करते हैं, या माध्यम के किसी एक पार्टिकल पे दो वेव आकर के अपना अपना असर डालते हैं, तो कहा जाता है कि दोनों वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। दो से ज्यादा है तो सब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, व्यतिकरण कर रहे हैं। समझ गया कि नहीं, क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। व्हेन टू और मोर वेव्स आर simultaneously present at a point, then they are said to be interfering with each other and the phenomenon is known as interference। और लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स दो या दो से अधिक लाइट के सोर्स हैं, या किसी बिंदु पे दोनों सोर्स से वेव आकर के अगर मिल रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे कि एक दूसरे के साथ ये इंटरफेयर कर।
समझ पाए कि नहीं हम लोग? एक दूसरे के साथ ये क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर। वही बात लिखा हुआ है, तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है लिख दिया गया है इसका, व्हेन टू और मोर वेव्स, जो है ना, आप लोग देखो इसमें पूरा कंटेंट दिखना चाहिए आप लोगों को। देखिए क्या लिखा गया है, व्हेन टू और मोर वेव्स meet at a point simultaneously, then they are said to be interfering with each other, and this phenomenon is known as interference of waves. आप ऐसे समझिए ना, किसी बिंदु पे दो या दो से अधिक सोर्स से अगर वेव्स पहुंच रहे हैं, एक ही पार्टिकल वहां पे मान लीजिए है, माध्यम का कोई एक पार्टिकल है, उस पर दो वेव एक साथ, दो डिस्टर्बेंस एक साथ पहुंच रहे हैं, तो दोनों अपना अपना असर उस पर डाल रहे हैं, है कि नहीं? और हम लोग दो वेव जब एक साथ एक बिंदु पर मीट करेंगे एक टाइम पे, तो हम लोग कहेंगे कि दे आर इंटरफेयरिंग। ठीक है, इसका हिंदी में भी इस कंटेंट को हम लिख दिए हैं आप लोग के लिए, कि अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो इतना ही ये जो है 4 लाइन के बिना उसको लगेगा कि हम जो है 4 लाइन का है ना, 4 लाइन वो भी देख लेगा तो उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन तो सभी एक जैसा रहेगा, थोड़ा सा कंटेंट में मैंने जो ये लिखना है तो ये थोड़ा सा हिंदी या थोड़ा सा इंग्लिश। इसमें क्या लिखा गया है, जब दो या, देखिए हिंदी की एक विशेषता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको अंग्रेजी में लिखिए एंड 4 बार समझाइए, उससे बेहतर है कि एक बार हिंदी में लिख दीजिए, वो एक बार बोल दीजिए हिंदी में तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी का हम लोग के दिमाग पर तो बहुत गहरा असर है, सबके दिमाग पे वैसे है। हम क्या बोले, जब दो या अधिक तरंग एक साथ किसी बिंदु पे मिलते हैं तो यह कहा जाता है कि ये तरंग एक दूसरे के साथ व्यतिकरण कर रहे हैं। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहा जाता है। अब बुझल क्या, तो एक बार में समझ में आ गया होगा, जब दो या उससे अधिक तरंग एक साथ किसी बिंदु पे मिलते हैं तो कहा जाता है कि ये तरंग एक दूसरे के साथ व्यतिकरण कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। वैसे इंटरफेरेंस शब्द जो होता है ना, बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं, मैंने एक दूसरे के सुनने से लगता है कि ये इंटरफेयर कर रहा है। जैसे आप लोग कैसे बोलते हो कि मेरे मामले में तुम इंटरफेयर मत करो, तो देखिए वेव के मामला में ये दो जो वेव होते हैं वास्तव में एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करते, हाँ दोनों अपना अपना असर डालते हैं। माने दूसरा है चाहे नहीं है, पहला वेव को जो करना है उसको करेगा, अब पहला अपना जो कर रहा है सो कर रहा है, एट द सेम टाइम दूसरा भी अपना जो करना है वो भी करेगा। माने ऐसा ऐसा है, ये दोनों अपना अपना करते हैं। एक वेव को जो करना है अपना कर रहा है, दूसरा को जो करना है वो अपना कर रहा है। अब पार्टिकल को तो दोनों का फल भुगतना होगा, पार्टिकल पे दो अपना अपना कर रहे हैं लेकिन पार्टिकल तो एक है, तो उस पर एक रिजल्टिंग डिस्टर्बेंस प्राप्त होगा, तो वो हम लोग बोलते हैं कि वो जो है सुपरपोजिशन से निकलेगा, माने वेव्स का सुपरपोजिशन। तो इंटरफेरेंस हो गया कि दोनों भाई एक साथ अपना अपना जो करना है सो कर रहे हैं। हालांकि एक साथ जब करते हैं तो कहा जाता है कि इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन वेव वास्तव में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो अपना अपना करते हैं। अपना अपना करने का मतलब बुझे ना, माने एक वेव को देख करके दूसरा वेव ला जाता नहीं है कि वो देख रहा है या वो है तो हम जो करना है सो नहीं करेंगे, हमको जो करना है सो करेंगे। ठीक है, वो रहे तो और वो नहीं रहे तो, नहीं समझे? जो पहला वेव को करना है वो अपना करेगा और दूसरा को जो करना है वो भी अपना करेगा। एक दूसरे के मौजूदगी से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि एक साथ दो वेव एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, पार्टिकल को तो दोनों का नतीजा भुगतना पड़ेगा, दो का असर, उस पर दोनों का असर होगा कि नहीं, दोनों अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल एक ही पार्टिकल पे दोनों अपना अपना असर डालें तो पार्टिकल पे तो एक नेट असर होगा, तो उसको हम लोग निकालते हैं नेट असर को, उसको जो हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आप इतना तो बुझ गए कि इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है, समझ गए ना? व्यतिकरण, उसको अंग्रेजी हिंदी दोनों है, व्यतिकरण शब्द आप समझ गए। एक साथ एक जगह पे दो तरंगों का मौजूद होना, एक पार्टिकल पे दो तरंगों के एक साथ एक्ट करना या दो से अधिक तरंगों का एक साथ किसी एक पार्टिकल पे एक्ट करना, दैट इज इंटरफेरेंस। ठीक है कि नहीं, ऐसे समझ गए।
इतना ही से काम चल जाएगा। अब उसके बाद आता है तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन। अभी अभी बोले हैं कि वास्तव में ये दोनों एक दूसरे, दोनों का अपना अपना असर है। दो वेव है तो पहला वेव अकेले रहता तब जो करता, दोनों एक साथ रहेंगे तो अभी वही करेगा। तो पहला अपना कर रहा है और दूसरा अपना कर रहा है, लेकिन पार्टिकल पर एक रिजल्टिंग सिचुएशन पैदा होगा। एक ही पार्टिकल पे दो डिस्टर्बेंस हो जाए, दो डिस्प्लेसमेंट, एक ही पार्टिकल का दो डिस्प्लेसमेंट हो, एक वेव मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट E1 क्रिएट करे और दूसरा E2 क्रिएट करे, तो एक रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये दोनों के वेक्टर सम से प्राप्त होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लीनियर वेव्स इसको बोलते हैं। हम लोग लीनियर वेव्स मान करके चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या लिखे हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ कंटेंट देख लीजिए, सुविधा हो रही है आप लोगों को कि नहीं, टाइम बच रहा है। तो क्या बोले हम लोग, व्हेन टू और मोर वेव्स, देखिए सुपरपोजिशन का सिद्धांत करते हैं। सुपरपोजिशन के हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये क्या बोलता है कि व्हेन टू और मोर वेव्स इंटरफेयर एट ए पॉइंट, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of the particle of the medium is obtained by vector sum of the displacement produced by each wave separately. This is named as principle of superposition of waves. I hope आप बात को बुझ गए हैं। माने दो वेव हैं, दोनों अपना अपना जो करना है सो कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल का नेट मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर हम लोग बात करें, माध्यम के कण के डिस्प्लेसमेंट के रूप में सोचें, एक वेव अगर y1 डिस्प्लेसमेंट करता है, दूसरा y2 डिस्प्लेसमेंट करता है, तो दोनों इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। एक का असर दूसरे के असर से प्रभावित नहीं है। जिसको जो करना है सो कर रहा है, उसको जो करना है सो कर रहा है, दोनों अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन पार्टिकल को तो फिर दोनों का असर भुगतना पड़ेगा। पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। जरा देख लीजिए आप लोग, यहां तक क्या बोलते हैं, जब दो या अधिक तरंग किसी बिंदु पर व्यतिकरण करते हैं, तो उस बिंदु पर माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग से प्राप्त होता है। कहां से आ गया, जब दो या अधिक तरंग किसी बिंदु पर व्यतिकरण करते हैं, तो उस बिंदु पर माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग कहां से आ गया, क्यों, ठीक है, पढ़ करके देखो तो आप लोग। जब दो या अधिक तरंग किसी बिंदु पर व्यतिकरण करते हैं, तो उस बिंदु पर माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग से प्राप्त होता है। देखिए यहां से घसक गया है, कहां से आ गया, कहां से हो गया, ठीक है, बुझा रहा है, कहां से है, प्राप्त होता ये है, ये से क्या है, ठीक है, इधर से उधर सब इधर उधर हो गया, तो हम लोग को खास पता नहीं चला। अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग से प्राप्त होता है। समझ गया कि नहीं, माने अगर ऐसे देखें, अगर मान लीजिए कि एक वेव द्वारा E1 है डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए, और दूसरे के द्वारा E2 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू E1 प्लस E2। सिंपल लीनियर वेव इसको बोलते हैं। एक के द्वारा E1 और दूसरे के द्वारा E2, मान लीजिए किसी टाइम टी पे, किसी जगह पे, जगह पोजीशन एंड टाइम दिया हुआ है, तब किसी खास पोजीशन पे किसी खास टाइम पे अगर एक वेव के द्वारा जो डिस्टर्बेंस वहां पर पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के टर्म में मान लीजिए है वो, तो E1 एक के द्वारा, दूसरे के द्वारा E2,
तो नेट डिस्प्लेसमेंट E1 प्लस E2 हो जाएगा। अगर माध्यम के कण के डिस्प्लेसमेंट के रूप में सोचते हैं, मान लीजिए उसको हम वाई से डिनोट करें, तो एक के द्वारा डिस्प्लेसमेंट अगर y1 है और दूसरे के द्वारा अगर y2 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे होगा। इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ गया? व्यतिकरण समझ गया और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ गया। दो वेव का कुछ रिजल्टिंग सिचुएशन पैदा होगा ना, तो वो जो रिजल्टिंग सिचुएशन होगा कैसे निकलेगा, तो दोनों के वेक्टर सम से प्राप्त होगा। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। नहीं, जब दो या अधिक तरंग किसी बिंदु पर व्यतिकरण करते हैं तो उस बिंदु पर माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के रूप में भी हो सकता है और माध्यम के कण के दोलन के रूप में भी हो सकता है। आप ये सिंबल मान लीजिए सेम है, मान y1 y2 की जगह पे E1 E2 है और y की जगह पे E है, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो ये आपका होता है तरंगों के सुपरपोजिशन का सिद्धांत। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब छोटा छोटा बात हम सोचे हैं कि बता दें, और नहीं तो बीच में बोलेंगे सुपरपोजिशन, तो जो नहीं जानता है परेशान, बोलेंगे इंटरफेरेंस, जो नहीं जानता है वो भी परेशान। समझे कि नहीं? तो अब तो आप बूझ गए मोटा मोटी वेव का इक्वेशन, ये शब्द भी बूझ गए आप, उसमें कौन चीज क्या है ये समझ गए। ओमेगा क्या है, के क्या है, ई क्या है, E0 क्या है, टी क्या है, एक्स क्या है, सब समझ गए। तो इस तरह की बात हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव पे आते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। ठीक है, वही बात है। ठीक है, तो देखिए हाइजन साहब तो बहुत पहले बोल चुके थे कि लाइट जो है वेव है, उसके आधार पर उनका कंस्ट्रक्शन था और उनका अपना प्रूफ वगैरह था, उनका अपना एक्सप्लेनेशन था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यंग महोदय जब आए तो वो सबसे पहले यह स्थापित किए कि लाइट जो है इंटरफेरेंस करता है। ठीक है, तो वो किए क्या, इसमें थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया गया है ताकि आप कोई पूछे कि भाई क्या है, व्हाट इज दिस। इसमें लिखा गया है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव में क्या है। तो लिखा गया है, देखिए ये आपका इनका आता है डबल होल द्विछिद्र प्रयोग इनका है, यंग साहब का। ये बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टू पिन होल एक्सपेरिमेंट यंग शोड दैट लाइट इंटरफेयर एंड हेंस इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट लाइट इज वेव। समझ गया कि नहीं? ये जो थे, ये पहला आदमी थे जो एक्सपेरिमेंट किए, यंग्स का एक्सपेरिमेंट आया। ठीक है कि नहीं? ये दो पिन होल एक्सपेरिमेंट उसको बोला जाता है। इसमें जो था देखिए टू पिन होल द्विछिद्र, ठीक है, पिन होल सुई के नोक की तरह का दो छिद्र से लाइट पास करा करके ये दो लाइट का सोर्स प्राप्त कर करके उसका इंटरफेरेंस करा करके बात की है। ठीक बात है। तो ये उनका अपना स्टेटमेंट था, हिंदी में लिखा गया है कि यंग ने अपने कंटेंट यहाँ कर देते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से देख लें। ठीक है, ये देखिए यंग ने अपने द्विछिद्र प्रयोग के आधार पर यह दर्शाया कि प्रकाश व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित करता है जिसे यह स्थापित हुआ कि प्रकाश तरंग है। आ गया उसके समर्थन में। तो ये बात हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए पिन होल को थोड़ा सा हम लोग इम्प्रूव कर करके टू पिन होल न रख करके दो स्लिट, दो खांचा हम लोग बना करके इस पे काम किए यंग साहब के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है कि नहीं? इसका आता है यंग SA जो है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसी का मुझे एक्सटेंशन है नेक्स्ट वर्सन। ठीक है, पिन के जगह पे हम लोग स्लिट यूज करके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, हम लोग को ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है कि नहीं? तो इसमें जो है देखिए क्या किए हैं इसमें कि ये जो है उसका जो है उसका एक एस्कीमेटिक अरेंजमेंट नीचे दिखाया गया है कि कैसे कैसे ये अपना काम किए यंग साहब। ठीक है, उसी का मुझे डेवलप्ड फॉर्म है, जो एग्जैक्टली वो किया वो तो पिन वाला था,
लेकिन हम लोग उसके बदले में उसको रिप्लेस कर रहे हैं बाय स्लिट। इसमें क्या है कि यहाँ देखिए उसी का डेवलप्ड रूप है। अब हम लोग आज के डेट में पिन का बात नहीं करते हैं, डबल स्लिट का ही बात करते हैं। लेकिन वो बेसिक था और वो उसके आधार पर ही अपना सारा कैलकुलेशन वेवलेंथ वगैरह निकाले और वो रिजल्ट जो था इतना, आज का जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे भी लाइट का वेवलेंथ मेजर किया जाता है तो देखा जाता है कि उतना ही है जितना यंग साहब के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसके काफ़ी करीब है। ठीक है कि नहीं, मैंने लगभग बराबर ही उसको मानी। अब देखिए इसमें किया क्या गया है, सो देखिए एक होता है, देखिए इंटरफेरेंस तो हमेशा ही होते रहता है। दो लाइट के सोर्स से एक जगह पर लाइट पहुंचेगा तो उनके बीच में इंटरफेरेंस होना ही होना है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक होता है ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस, माना जिस देखिए इंटरफेरेंस हो रहा है, इस बोर्ड पे अगर दो जगह से लाइट आ रहा है तो दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन एक होता है कि ऑब्जर्वेबल नहीं है, हमारी नज़र उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। हम लोग को प्राप्त करना है ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस, ऐसा इंटरफेरेंस जिसके आधार पर जहाँ ब्राइट बने वहाँ ब्राइट, जहाँ डार्क बने वहाँ डार्क, ये बात है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे यहाँ पर कैसे बना हुआ है, यहाँ ब्राइट देन डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से हम लोग को पट्टी मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें किए क्या, इसमें क्या किया गया है, सो देखिए कि पहले तो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया गया है। ये बिंदु एस जो है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। और देखिए एक सोर्स से मैंने हम लोग करते क्या है कि दो इंडिपेंडेंट लाइट के अगर सोर्स ले लीजिएगा तो वो आपस में कोहेरेंट नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल लाइट का सोर्स लेते हैं और उस सिंगल लाइट के सोर्स से बाइफर्केट करके दो लाइट का सोर्स हम लोग डेवलप करते हैं, तो वो दोनों जो होते हैं वो कोहेरेंट होते हैं। और कोहेरेंट का मतलब क्या है कि दो लाइट सोर्स को कोहेरेंट तब हम लोग कहते हैं जब दोनों का फेज डिफरेंस जो है, अभी फाई बताए थे फेज डिफरेंस, वेव के इक्वेशन में एक फाई था, तो दोनों का जो फाई है मतलब दोनों का जो फेज का जो डिफरेंस है यानी डेल्टा फाई है वो टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। मानो डेल्टा फाई निकालेंगे तो टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ साथ फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो माने उस टाइम से फ्री होना चाहिए। फेज डिफरेंस जो भी हो वो जगह के कारण हो एंड वो कांस्टेंट हो, तब उस स्थिति में वो दोनों सोर्स को हम लोग बोलेंगे कि दे आर कोहेरेंट, द सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट एंड उस केस में हम लोग को ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए हैं इसमें देखिए एक ही मेन सोर्स लिए हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेन सोर्स है, ये ऐसे एक सोर्स है और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं एक आप जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस ले लिए हैं। और कन्वर्जिंग लेंस का जो फर्स्ट ए है यहाँ पे इसके इस लेंस के फर्स्ट फोकस पे हम लोग इस सोर्स को रखे हुए हैं। ध्यान दीजिए ये हमारा जो सोर्स है, ये हमारा जो सोर्स है ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी, मोनोक्रोमेटिक सबसे आप लोग परिचित है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ देखिए सिंगल वेवलेंथ का तो ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन लगभग माने उसको उसका वेवलेंथ का वेरिएशन बहुत कम है, लगभग सिंगल वेवलेंथ का उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। जैसे सोडियम वेपर लाइट है उसको हम लोग लगभग सिंगल वेवलेंथ का मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर एक ये जो जगह जो दिख रहा है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है एस, और इसको जो है लेंस के फर्स्ट फोकस पर रख दिए हैं। तो जब फर्स्ट फोकस पे से जब ये निकलेगा यहाँ से तो ये पैरेलल हो जाएगा, और रेज अगर पैरेलल है तो वेवलेंथ जो होंगे ये जो है ऐसे पैरेलल रेज है, तो इसके लिए ये आपका वेव फ्रंट है, रे के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। ये सब आपको जो बोले हैं ये सब देखिए ये हमारा वेव फ्रंट है सब, ठीक है कि नहीं। और ये जो है हमारा रे का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, और जब इस लेंस के फोकस पर रखेंगे तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा पैरेलल रेज निकलेगा, ये बात आप जानते हैं। अब पैरेलल रेज के लिए वेव फ्रंट जो है इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और सब आपस में पैरेलल है। तो ऐसा ही वेवलेंथ इस यहाँ पर एक देखिए एक कार्डबोर्ड की तरह से रखा गया है, कार्डबोर्ड है, ठीक है। ऐसे एक कार्डबोर्ड बनाया है, देख लीजिए कार्डबोर्ड है, इसमें दो ठो स्लिट बनाया गया, दो ठो खांचा बनाया गया, मतलब दो जगह बुझे ब्लेड से चीर दिया जाएगा, उसको चीरा लगा दिया जाएगा, माने एक कार्डबोर्ड रहेगा। कार्डबोर्ड में हम क्या करेंगे ब्लेड से दो जगह पर चीरा लगा देंगे, इसमें बराबर साइज का लगाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर ये दो ठो स्लिट बना हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो ठो इसमें चीरा लगा हुआ है, एक यहाँ पे
एक यहाँ पे दो ठो ये स्लिट है, कार्डबोर्ड में दो ठो खांचा बना हुआ है। तो जब लाइट जब इधर से निकलेगा, ऐसे बुझिए ना, दो खांचा, एक बुझे एक ये बुझे, थोड़ा बड़ा बना दिए, तो इधर से जब लाइट आएगा तो देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है कि चूंकि पैरेलल वेव फ्रंट आ रहे हैं और जो वेव फ्रंट है इसके पैरेलल कार्ड के प्लेन, ये जो स्लिट जो है ना, इस जो स्लिट जिस कार्ड में बना हुआ है उस कार्ड का जो प्लेन है ये वेव फ्रंट जो है ये आपस में पैरेलल होंगे। ऐसे वेव फ्रंट हमारा ये पैरेलल है, तो ये दोनों खांचा पे, दोनों स्लिट पे एक वेव फ्रंट पहुंचेगा एक साथ, तो ये दोनों जो खांचा होंगे उस पर जब लाइट बनेगा, जब पड़ेगा तो ये दोनों फेज में होंगे। अब इस दो खांचा से जो लाइट निकलेगा, तो जहां पर स्टार्टिंग बिंदु है, ये दोनों खांचा लाइट के दो सोर्स बन जाएंगे। ये जो है ये दो खांचा जहां से लाइट निकलेगा इधर से, ठीक है कि नहीं, डार्क रूम एक्सपेरिमेंट है ये। इस खांचा से जब लाइट निकलेगा ऐसे दो खांचा से, तो जब ये लाइट इधर से पास करेगा तो ये दोनों जो खांचा जो है इसको हम दो लाइट का सोर्स मान सकते हैं। आज चूंकि दोनों खांचा को सेम वेव फ्रंट के द्वारा इल्यूमिनेट किया गया है, पैरेलल वेव फ्रंट आके पड़ेंगे, तो जो इस पर पड़ेगा वही इस पर भी पड़ेगा, सेम वेव फ्रंट आके दोनों पर, चूंकि इसके पैरेलल वेव फ्रंट आ रहे हैं, तो ये और ये दोनों जो होंगे सेम वेव फ्रंट के द्वारा इल्यूमिनेट होंगे, प्रदीप्त होंगे, बुझिए ये ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हमेशा सेम फेज में रहेंगे, इसका फेज एंड इसका फेज सेम रहेगा, तो सेम फेज में रहेंगे ये दोनों सोर्स। तो यहाँ से जो लाइट आगे बढ़ेगा, ये दोनों सोर्स, अब दो लाइट के सोर्स हमको मिल जाएंगे और ये दोनों सोर्स आपस में कोहेरेंट होंगे। ये मजेदार बात है, देखिए कितना बढ़िया अरेंजमेंट है। ठीक है, सिंगल सोर्स मोनोक्रोमेटिक, लेंस के फर्स्ट फोकस पे उधर से रे निकला, पैरेलल रेज निकले, परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इस खांचा के प्लेन के पैरेलल है, तो दोनों खांचा पे एक वेव फ्रंट पहुंचेगा। ठीक है, तो दोनों को क्या करेगा, फेज में, ये दोनों हमेशा फेज में रहेंगे, दोनों सेम वेव फ्रंट के द्वारा, माने यहाँ पर जो वेव फ्रंट है वही वेव फ्रंट यहाँ भी है। यहाँ अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो यहाँ भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ मिनिमम है तो यहाँ मिनिमम है, यानी दोनों सोर्स जो है वहाँ पर डिस्टर्बेंस सेम फेज में होगा, क्योंकि सेम वेव फ्रंट के द्वारा दोनों प्रकाशित हो रहे हैं। अब यहाँ से आगे निकलेगा, तो ये जो है इस स्लिट से जब रे निकलेंगे तो यहाँ एक पर्दा रहेगा। अब पर्दा पे ये दोनों दो लाइट का सोर्स हो गया, तो इस पर्दा पे कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड वहाँ जुट जाएगा। ठीक है कि नहीं, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में बुझिए है, तो वहाँ रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड लेस होगा या फिर जीरो होगा। और जहाँ दोनों एक साथ पहुंचेंगे एक फेज में, वहाँ एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब फेज में है, कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ दोनों सेम फेज में रहेंगे, तो सुपरपोजिशन के बाद उसका इक्वेशन हम लोग लिख करके देखेंगे। जैसे ब्राइट वाला जो जगह दिख रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे दोनों सोर्स से जो लाइट पहुंचा हुआ है वो वहाँ पर फेज में है, जिसके चलते वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है कि नहीं, और टाइम का फंक्शन ये दोनों सोर्स ही नहीं है कि नहीं, वहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दोनों सोर्स कोहेरेंट है, तो उनका जो फेज डिफरेंस है वहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर अगर पहुंचेगा तो यहाँ पर जो भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा केवल पाथ डिफरेंस के चलते इंट्रोड्यूस होगा। समझ गया कि नहीं, टाइम से फ्री होगा। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ेगा, एम्पलीट्यूड जुड़ेगा तो वहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आ जाएगा। और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे, तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो वहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर था और तब रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड निकालिएगा तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डार्क बन जाएगा। समझ गया कि नहीं, तो ये जस्ट एक एस्कीमेटिक अरेंजमेंट है, इसको देख लेना है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स, उसके बाद ये लेंस, उसके बाद ये वेव फ्रंट, उसके बाद ये डबल स्लिट यहाँ पर बनेगा, एक कार्डबोर्ड में दो स्लिट, एंड उसके बाद आपका पर्दा जहाँ पे दोनों सोर्स से लाइट पहुंचेंगे एंड उनके बीच में हम लोग इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे। समझ गए, यहाँ तक की बात हो गई, एक एस्कीमेटिक अरेंजमेंट हो गया। और इसमें देखिए एक शब्द अभी आपको बोले हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, तो कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब है वो हम आपको लिख दिए हैं कि इफ द फेज डिफरेंस of two sources of light is constant with time, then the two sources are called coherent source of light. अगर प्रकाश के दो स्रोतों का कालांतर
समय के साथ अचर हो तो ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। समझ गए? देखिएगा आप गणित में, गणितीय रूप में देख लीजिएगा तो बेहतर समझ में आ जाएगा। माने दोनों जो सोर्स ऑफ लाइट मिल रहे हैं, दो सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे मिल रहे हैं, ठीक है, उनका अगर फेज डिफरेंस निकालिएगा तो वो टाइम से फ्री होगा, टाइम का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और जैसा हम लोग व्यवस्था किए हैं वो देखिएगा फेज डिफरेंस इसमें 0 ही आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, दोनों सोर्स के बीच का। यानी है एक और शब्द जो है एक वर्णी प्रकाश उधर यूज किए हैं तो उसका लिख दिए हैं एक वर्णी का मीनिंग क्या है, मैंने लगभग सिंगल वेवलेंथ का सब बात लिख दिए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। लगभग एकल तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, लाइट ऑफ ऑलमोस्ट सिंगल वेवलेंथ, इसको बोलेंगे एक वर्णी। नहीं समझे? एक वर्णी के लिए हो गया, ये क्या हो गया, कोहेरेंट का डिफिनीशन हो गया। समझ पाए कि नहीं आप? इसके पहले हम एक बात बोल रहे हैं क्या, इसको थोड़ा सा देख लो तुम लोग, चाहे इसी में आओ, ये है ना, तो वही जो पहले वाला जो फिगर था वही फिगर है। दो स्लिट जो ऐसे जो रखा गया है और उधर पर्दा रखा गया है उसको हम इस तरह से कट कर दिए हैं। इधर प्लेन वेव फ्रंट है ही, तो ऐसे खांचा ऐसा था और उसके पैरेलल उधर पर्दा था, तो इसके लंबवत ऐसे एक प्लेन से हम इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लिए हैं। तो क्रॉस सेक्शन ऐसे लेंगे तो दोनों खांचा कट जाएगा ऐसे इस तरह का, अब पर्दा भी उधर कट जाएगा। तो पूरा बात को इस फिगर में हम दिखाए हुए हैं। ये बुझे आपका पर्दा को, जो कि वजह अगर ये वर्टिकल थे ऐसे, मान पर्दा भी वर्टिकल था, ये खांचा का जो प्लेन था कार्डबोर्ड था वो भी इसके पैरेलल था। अब इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट किए तो उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट ये वाला पार्ट है, माने ये ऐसे है, ऐसे ना कटेगा, हो ऐसे कट हुआ तो उसी को हम ऐसे करके दिखाए हुए हैं यहाँ पे। समझ गया? तो अब देखिए क्या होगा। अब ये दोनों जो है, ये तो वही प्लेन वेव फ्रंट है, ये क्या है, ये सब क्या थे, आप यह गौर करके देखिए, ये वही ये प्लेन वेव फ्रंट है जो आए थे इधर से, लाइट इस तरह से हुआ होगा, परपेंडिकुलर इसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, बोलो ना। तो देखो तो ये वेव फ्रंट अगर पहुंचता है, मान लो ये वाला वेव फ्रंट जब यहाँ पर पहुंचेगा तो दोनों एक साथ पहुंचेगा कि नहीं, बोलो ना। ये जो है आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ से जब ये चलेगा, ऐसे जब चलेगा, दोनों इसके समानांतर है तो यहाँ से चलेगा तो ये दोनों पर एक साथ पहुंचेगा। तो अब आप समझते हैं वेव फ्रंट के हिसाब किताब तो जानते हैं, वेव फ्रंट का डिफिनीशन ही है कि एक ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर डिस्टर्बेंस सेम पेज में होगा। तो यहाँ जिस फेज में होगा यहाँ पर भी उसी फेज में होगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, सिंगल वेवलेंथ का लेकर के चले हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर वेव पहुंचेगा तो एक के लिए अगर इक्वेशन आपका कुछ इस तरह से होता है, मान लीजिए E1 ऐसे लिखें, ऐसे लिख लेते हैं E1 इक्वल टू E0। यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं साइन और एक्स वाला टर्म इसमें मान लीजिए 0 है कुछ इस तरह से, तो यहाँ जो भी फेज आएगा मान लीजिए एक में अगर ओमेगा टी अगर यहाँ पर पहुँचता है तो दूसरे जगह पर अगर E2 लिखिएगा, अच्छा इसको E1 लिखा है ना, तो इसको E01 कर दीजिए, यहाँ पर E2 लिखिएगा तो इसको E02 कर दीजिएगा, इसमें भी अगर लिखिएगा तो साइन ओमेगा टी होगा। मान इस देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दोनों का ओमेगा सेम है। आप लोग को याद होगा कि अच्छा वेव का स्पीड तो आप जानते हो कि माध्यम के गुण है, तो अगर तुम इस ओमेगा बाई भी की बात करते हो, यहाँ ओमेगा बाई भी यही ना तुम्हारा 2 पाई बाई लैम्डा था, समझो बात को, बोलो। तो ये तो भी तो तुम्हारा कांस्टेंट है, ये लैम्डा भी तुम शुरू में ही मान लिया है कि कांस्टेंट है, तो ओमेगा बाई भी रेशियो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं। तो भी अगर दोनों के लिए सेम है, लैम्डा अगर दोनों के लिए सेम है, ये टर्म अगर दोनों के लिए सेम है, दोनों का लैम्डा सेम है, तो ये भी सेम होगा। अभी माध्यम का ही गुण है, इसका मतलब हुआ दोनों का ओमेगा सेम होगा। तो इसमें अगर ओमेगा है तो इसमें भी कितना है, ओमेगा रहेगा। एक्स वहां पर 0, इस जगह से कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको बोल रहे हैं यहाँ एक्स बराबर 0 है, यहाँ भी एक्स बराबर 0 है। उस जगह के लिए ओरिजिन मान लें वहीं पे, वहीं से सोर्स, वहीं से मान लीजिए यहाँ से जब वेव क्रिएट होगा, यहाँ से जब ये सोर्स बनेगा तो या ऐसे ऐसे यहाँ से वेव प्रोपेगेट करेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे वेव प्रोपेगेट करते करते यहाँ पहुँचेगा, और फिर ये सोर्स बना तो यहाँ से भी वेव ऐसे पहुँचेगा, बोलो ना। इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर हमारा पर्दा का कोई बिंदु P है, बोलो ना, यहाँ पर पर्दा का कोई बिंदु P है,
तो यहाँ से मान लीजिए ये सोर्स बना, ये भी सोर्स बना, तो यहाँ से वेव चलेगा ऐसे और यहाँ से भी वेव चलेगा ऐसे, ये बिंदु P पर पहुंचेगा। ठीक है कि नहीं? दोनों एक साथ है, दोनों के लिए ओमेगा सेम है, दोनों का पोजीशन सेम मान सकते हैं, दोनों एक फेज में है। यहाँ पे दोनों सोर्स क्या है? फेज में है। इनका फेज डिफरेंस निकालिएगा। इसमें अगर ओमेगा टी है तो इसमें भी क्या होगा? दोनों में ओमेगा टी होगा, तो दोनों का ओमेगा टी का डिफरेंस निकालिए। और दोनों का अलग अलग हो जाता है, इसमें ओमेगा 1 होता है, इसमें ओमेगा 2 होता है, तो डिफरेंस निकालते तो वो टाइम का फंक्शन हो जाता है। इसलिए दोनों का ओमेगा सेम रहना जरूरी है। और जब लैम्डा सेम है, अब भी सेम है, तो ओमेगा अपने आप सेम हो जाएगा। इसलिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले लिए थे। आई होप आप लोग बात को समझ गए। दोनों का ओमेगा सेम रहेगा, दोनों का फेज डिफरेंस, दोनों सोर्स का फेज डिफरेंस 0 है, दोनों फेज डिफरेंस टाइम से फ्री है, इसलिए दोनों सोर्स को कहेंगे कि ये जो है कोहेरेंट सोर्स है। समझ गए? अब देखिए इसके लिए हम लोग वेव इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, इस बात को हटा दे रहे हैं। अब इसमें हम लोग को वेव इक्वेशन लिखना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से वेव चल करके इस जगह पे पहुंचा, यहाँ से भी चल करके इस तरह इस जगह पे पहुंचा। अब मान लेते हैं इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा बिंदु जो है ये S1 है, ये हमारा सोर्स S1 का है, एक सोर्स। आइए देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, ये दूसरा सोर्स है, S1 है एंड S2 है। ये दोनों के बीच का जो दूरी है S1 एंड S2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला तो रंगीन कर दे रहे हैं थोड़ा। S1 एंड S2 के बीच का दूरी इतना दिख रहा है, इस दूरी को हम लोग ले लेंगे कि हमारा ये D है, ऐसे D है दोनों के बीच का। और देखो, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये पर्दा है, ये पर्दा है। और ये देखो S1 एंड S2 को मिलाता हुआ जो ये लाइन जो है, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे O है। यहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ऐसे खींचे हुए हैं जो पर्दा के इस बिंदु पे आकर के कट कर रहा है। ये बुझिए इसको O कर देते हैं और इसको O डैश कर दे रहे हैं, चलेगा? ये S1 एंड S2 के बीच की दूरी हमारा D है, इसका मिडिल पॉइंट है। ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है वो डैश, वो इसका आप ऐसे बुझिए ना कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये ऐसे है, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस तरह से, ऐसे दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। S1 एंड S2 के बीच का जो दूरी D है, इसका ये जो वाला जो लाइन इसको हम O डैश बोल रहे हैं, तो O डैश वो जो है S1 S2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये जो दूरी हम लोग आगे चल के मानने जा रहे हैं कि ये हमारा डिस्टेंस D है ऐसे। और ये बिंदु O से इस Y का जो दूरी है, P का जो दूरी है, इस दूरी को हम Y मानेंगे। समझ गए कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह पे दोनों जगह से आते हुए वेव का इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ से वेव चलेगा उसका इक्वेशन, यहाँ से वेव चलेगा उसका इक्वेशन, दोनों जगह से हम लोग वेव का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये देखिए, इसके आगे हम क्या करेंगे, फिगर तो देख लिए आप लोग, देखे ना? अब ऐसे देखिए, एक जगह से हम सोचे, यहाँ देखिए क्या इक्वेशन लिखेंगे बिंदु P पे, आप ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिए, द इक्वेशन ऑफ वेव्स रीचिंग, ये देखो, द इक्वेशंस ऑफ वेव्स रीचिंग पॉइंट P on the screen, the equation of waves reaching point P on the screen from the two coherent sources, can be written as, अब गणितीय भाग है, थोड़ा सा आप लोग देख लो, उसके बाद का एक्सपेरिमेंटल पार्ट बाद में दूसरे वीडियो में करेंगे, इतना ध्यान से देख लो। द इक्वेशन ऑफ वेव्स रीचिंग पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, reaching point P on the screen from the two coherent sources can be written as, अब देखिए यहाँ पर आप लोग इस फिगर में देखो, इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं कि तुम लोग को देखने से लग रहा है कि नहीं कि ये S1P जो दिख रहा है, S1P, इसको हम x मान ले रहे हैं। S2 से P की जो दूरी है S2P नहीं, ये x थोड़ा x प्लस ये डेल्टा x है, थोड़ा सा ये डेल्टा x, यहाँ से जो है ना ये x है, S2 से P देखो ना थोड़ा इससे बड़ा दिख रहा है कि नहीं,
तो वो जो है ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। मान लिए तो देखो यहाँ से वेव और चलेगा एक्स दूरी तय करके, यहाँ से चलेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी तय करके। ये दोनों जो सोर्स है कोहेरेंट है, जो खेल यहाँ हो रहा है वही खेल यहाँ हो रहा है, किसी भी टाइम पे जो यहाँ है बात सो यहाँ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वेव का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सो देखो द इक्वेशन ऑफ वेव्स रीचिंग पॉइंट P ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज, ऐसे बुझिए दो तो है ना, कौन कौन है, S1 एंड S2। S1 and S2 can be written as, बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो गया लगता है। दो सोर्स S1 S2 बुझाया ना जी, दोनों स्लिट, तब पहला से कितना दूरी तय करके पहुंचा, आप यहाँ समझो ना भैया, ये S1 है मान लो, यहाँ से S1 से P पर पहुंचा है x दूरी तय करके, बोलो ना। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर है तुम्हारा S1 है, यहाँ पर क्या है S2 है, तो यहाँ से चला है, तो ये थोड़ी सी दूरी ज्यादा है कि नहीं, तो इसको बोलना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स तय करके पहुंचा। यहाँ पर जब इक्वेशन लिखना होगा तो देखो एक स्टैंडर्ड, अगर ये दोनों जो बात यहाँ है सो बात यहाँ है, S1 एंड S2 का तो बात सेम है, लेकिन S1 से जो चला एक्स दूरी तय करके एंड S2 से चला एक्स प्लस डेल्टा एक्स तय करके। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ऐसे, इसके द्वारा लिखेंगे, पहला सोर्स के द्वारा लिखेंगे तो उसको लिखेंगे ऐसे E1 इक्वल टू, लिखेंगे ऐसे E01, यहाँ पर लिखेंगे साइन kx माइनस ओमेगा टी। इस वेव इक्वेशन से परिचित कराए हैं। अगर S1 पे ओरिजिन है, S1 पे ओरिजिन एंड यहाँ से x दूरी तय करके बिंदु P पर पहुंचेगा, तो उसका वेव का इक्वेशन कुछ अगर इस तरह से लिखते हैं, देखिए अगर क्या बोल रहा है, अगर इस तरह से लिखते हैं, दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है, बात समझे कि नहीं, उसमें ओमेगा टी माइनस kx हो सकता था, बात समझे कि नहीं, कुछ और फेज कांस्टेंट लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर बिंदु P पे S1 से x दूरी तय करके कोई वेव पहुंचता है, उसके लिए इक्वेशन अगर आप लिखिएगा E1 इक्वल टू E01 साइन kx माइनस ओमेगा टी, जिसको आप बोलिए कि ये नंबर 1 है, या आपका नंबर 2 है, तो क्या लिखिएगा, देन इक्वेशन ऑफ वेव at point P coming from point S2 will be, क्या लिखोगे, E2 उसको लिखो, तो E2 बराबर इसमें लिखो E02, यहाँ लिखो साइन के, यहाँ x यहाँ पे लिख दो x प्लस डेल्टा एक्स, माइनस ओमेगा टी तो रहेगा ही रहेगा, ये इतना, ये हो जाएगा नंबर 2 तुम्हारा। समझ पाए कि नहीं, कुछ बात समझ में आई? अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, कितना बराबर हो जाएगा तुम्हारा E02, यहाँ हो जाएगा साइन, और यहाँ पे देखो यहाँ से निकल जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा एक kx माइनस ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर क्या लिखोगे के डेल्टा एक्स लिख दो, लिख सकते हो, इसको ऐसे कर करके एंड ऐसे करके लिख लो, लिख सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर 2। बोलो, और ऊपर कर देते हैं ऐसे, ये हो गया तुम्हारा नंबर 2, और ये तुम्हारा E2 है, एंड इस E2 को अगर फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये E2 बराबर हो जाएगा ऐसे, देखो E02 साइन, यहाँ लिखो एक kx माइनस ओमेगा टी, ये इतना, आप प्लस के इंटू डेल्टा एक्स के यहाँ पर डेल्टा लिख देते हैं,
के इंटू डेल्टा एक्स है ना, तो के इंटू डेल्टा एक्स देखो ये तो जगह के हिसाब से दोनों का माने पी का S1 से एक खास दूरी S2 से भी एक खास दूरी, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो डेल्टा एक्स हो जाएगा। देखो x प्लस डेल्टा एक्स में से x घटा दोगे तो डेल्टा एक्स ही ना बचेगा, तो इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। माने यहाँ से इस बिंदु का जो ये रास्ता है, ये जो रास्ता है यहाँ से जो वेव ऐसे ऐसे जो गया है, ये वेव जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये इतना दूरी तय करके पहुँचा, और यहाँ से जो चला ये जो वेव ऐसे पहुँचा, ये कितना दूरी तय करके पहुँचा, x पहुँचा। तो दोनों के पाथ में एक डिफरेंस है, एक में x है दूसरे में x प्लस डेल्टा एक्स, तो पाथ का डिफरेंस कितना हुआ डेल्टा एक्स। और ये देखो ये इस इक्वेशन में k और डेल्टा एक्स का गुणा हो गया है, तो k इंटू डेल्टा एक्स का जो गुणनफल है उसी को हम डेल्टा लिख रहे हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। वैसे तो 2 लिखे थे ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए तो इतना हो गया। और इसमें डेल्टा बराबर क्या है ये बात पकड़ो, इसमें जो है हम अगले पेज में अब चले जाते हैं ताकि सब रह जाए यथावत। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? हाँ इंटरेस्टिंग, मजेदार है, मजा आ रहा होगा आप लोग को, आ रहा है कि नहीं मजा? और आप लोग जो है इतना आराम से लिखेंगे ना कि आप लोग जो है जो इसको देख लेगा वो उसको माने उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये आप हाइजन प्रिंसिपल याद करो, जब किसी सतह पे कोई फ्रंट बनता है पहुंचता है तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाता है, और जब सेकेंडरी सोर्स हो जाता है तो क्या होता है, स्फेरिकल वेवलेट इमिट करता है। तो जब एक वेव फ्रंट ऐसे पहुंचा था, सब पैरेलल पहुंच रहे थे कि नहीं, एक मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा तो S1 S2 पे दोनों पे सेम वेव फ्रंट पहुंचा, सेम टाइम पे पहुंचा, तो सेम टाइम पे पहुंचा तो यहाँ से जो चलेगा वो स्फेरिकल वेवलेट निकला, यहाँ से भी स्फेरिकल वेवलेट निकला। लेकिन हमको तो इंटरेस्ट इस बिंदु पर है, तो यहाँ से भी एक पहुंचेगा यहाँ से भी एक पहुंचेगा, लेकिन ये यहाँ वाला थोड़ा पहले पहुंचेगा, यहाँ जो पहुंचेगा ना वो पहले चला होगा, सो पहुंचेगा, दोनों से यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन दोनों के पाथ में डिफरेंस है। आप पाथ में डिफरेंस के चलते एक फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया। अब देखिए उधर जो इक्वेशन लिखे हैं ना, ये अगला जो इक्वेशन आप लिखे हैं, एक में क्या आ गया है देखिए, तो एक में इक्वेशन आया है E1 बराबर E01 साइन x माइनस ओमेगा टी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहा है जो S1 से चला है, और जो S2 से चला है उसमें हो गया E2 बराबर ऐसे E02 साइन, इसमें भी आ गया एक kx माइनस ओमेगा टी, ये इतना जितना इसमें है उतना तो आ ही गया, एक्स्ट्रा में इसमें एक डेल्टा आ गया है। ये आपका इक्वेशन नंबर शायद 3 था, ये नया है। और डेल्टा कितना लिखे हैं हो यार, डेल्टा इज के इंटू डेल्टा एक्स। अब मिलाइए, अब दोनों के फेज में अगर डिफरेंस निकालिएगा, देखिए उसका फेज φ1, इसका फेज kx माइनस ओमेगा टी है, और इसका फेज कितना है, अगर इधर लिखें, अगर इसको φ1 कहते हैं, देखिए एक यहाँ पर अगर φ1 लिखते हैं तो φ1 कितना है, kx माइनस ओमेगा टी है, और दूसरे में अगर φ2 लिखते हैं तो कितना है, ये kx माइनस ओमेगा टी अब प्लस एक डेल्टा। अब दोनों का अगर डेल्टा फाई निकालिएगा तो φ2 घटाओ φ1 करिएगा, तो घटाइएगा इसमें से तो डेल्टा ही बचेगा, और ये डेल्टा कितना हो जाएगा, k इंटू डेल्टा एक्स होगा, नहीं होगा, ये डेल्टा के बराबर है। दोनों का जो फेज का डिफरेंस है वो डेल्टा है जो कि k इंटू डेल्टा एक्स है। तो ये जो फेज डिफरेंस जो आ रहा है, फेज डिफरेंस को ही तो हम डायरेक्ट डेल्टा लिख दिए थे, तो ये डेल्टा जो आपको आया यहाँ पे ये कितना है, k कितना के बराबर है, दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा, आई इंटू क्या है डेल्टा एक्स। देखिए तो वो जो बिंदु P पर पहुंचा, पर्दा का जो बिंदु P है वहां पर भी दोनों वेव जब पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम सोर्स से बुझिए चले थे, अलग अलग दूरी तय करके पहुंचे थे, तो ये जो भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है दोनों वेव के बीच में, वो केवल पाथ के डिफरेंस के चलते हो रहा है, इसमें कहीं टाइम वाला टर्म नहीं है, टाइम से फ्री है। तो उस सेकंड जगह पे भी बिंदु P जो है वहां पर भी जो दो वेव मिल रहे हैं उनका जो फेज डिफरेंस है दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ
टाइम, दैट इज ओनली डिफरेंस ऑफ पोजीशन, पाथ डिफरेंस के चलते है। तो पाथ डिफरेंस तो फिक्स हो जाएगा, और मान लीजिए S1 S2 फिक्स्ड है, P बिंदु फिक्स्ड है, तो x Ix प्लस डेल्टा x फिक्स रहेंगे। तो बिंदु P पे क्या बनेगा, बिंदु P पे जो आपका जो ये डिफरेंस बन रहा है, देखिए बिंदु P पे अगर आप बात बोल रहे हैं तो बिंदु P पे जो डेल्टा इंट्रोड्यूस हो रहा है वो डेल्टा क्या है, केवल पाथ का डिफरेंस है। ये फेज का डिफरेंस हुआ, तो यहाँ पर जो आपका ये डिफरेंस जो वही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा समझा दिए हैं, नहीं समझे? ये इतना बात जो आप लोग को लिखे हैं, वैसे तो आप लोग आराम से पहले ही समझ गए थे, फिर भी इतना बात को हम थोड़ा सा सोचे हैं कि इलेबोरेट कर दें कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। ये कहानी यहाँ रहेगी, बोलिए ये बॉक्स में। और यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, सो देखिए यहाँ जो आपका डेल्टा बराबर के इंटू डेल्टा एक्स हो गया, तो ये डेल्टा क्या हुआ, ये दोनों वेव का क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ये डेल्टा को आप लोग क्या बोलिएगा, डेल्टा को बोलिएगा इट इज फेज डिफरेंस। फेज का डिफरेंस है कि नहीं, ये फेज डिफरेंस है। आइए फेज डिफरेंस कितना के बराबर है, तो देखिए के इंटू डेल्टा एक्स, आप इसको ऐसे लिखिए, फेज डिफरेंस जो है, दिस फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, के के बदले में आप लिख लीजिए 2 पाई बाई लैम्डा। याद करिए के क्या है, वेव नंबर है, इसीलिए पहले वेव नंबर से परिचय करा दी है कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो के यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा है वेव नंबर, गुणा इस डेल्टा को क्या कहिएगा, इट इज पाथ डिफरेंस, माने रास्ता का जो दोनों जो पाथ जो ट्रेवल किया है, S1 से चलने वाले को x दूरी तय करना पड़ा, S2 से चलने वाले को x प्लस डेल्टा x दूरी तय करना पड़ा। तो बिंदु P पे दो जगह से आ रहा है वेव, तो वो पाथ का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा x, दिस इज पाथ डिफरेंस। क्या है, दिस इज योर पाथ डिफरेंस। अब ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग को जरूर मिला होगा, ये जो है ये आपको जो मिला हुआ है, ये जो रिलेशन आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ऑब्जेक्टिव। देखिए इसमें ये ऑब्जेक्टिव को छूते रहेगा बार बार आप लोग, ये देखिए ये क्या निकल गया, ये अगेन इट इज ए सुपर हिट रिलेशन। ये क्या है, ये भी चलेगा, ये भी वही बात है। देखिए ये जो बात दिख रहा है ना कि डेल्टा, नहीं दिख रहा है, ये इतना, इसको आप लोग को दीजिए कि नंबर 4 है, बोलिए। और उसी बात का यहाँ पर व्याख्या लिख दिए हैं, ये यहाँ पर 2 पाई बाई लैम्डा लिख दिए हैं, इसको बोलिए ना, ये रिलेशन नंबर 5 हो गया, चलेगा। तो देखो 2 पाई बाई लैम्डा वेव नंबर गुणा पाथ डिफरेंस बराबर फेज डिफरेंस। अब इसी को कभी कभी उल्टा के दे देगा परीक्षा में, इसको पहले कर देगा पाथ डिफरेंस को, तो ये क्या हो जाएगा। अब फेज डिफरेंस को अगर हम सीधे डेल्टा फाई लिखे ऐसे, ये डेल्टा फाई, चाहे डेल्टा हमने लिखे हैं डेल्टा चाहे डेल्टा फाई सेम चीज है। तो एक परीक्षा में कुछ फाई के टर्म में अगर लिखिएगा इतना बराबर के इंटू डेल्टा एक्स लिखिएगा, यहाँ से देखिए तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये डेल्टा फाई अब आई क्या हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 2 पाई नीचे में आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा चला जाएगा ऊपर, आइए कितना हो जाएगा, ये डेल्टा फाई। एक साल ऐसे पूछा था, घुमा दिया था, तो विद्यार्थी लोग को परेशानी हो गई थी, इसलिए जो है आप याद रखिएगा कि इस तरह से इक्वेशन में दे देगा। तो आपको समझना है कि जो डेल्टा एक्स है यहाँ पर जो है, यही ना डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स ही तो पाथ डिफरेंस है, आइए क्या फेज डिफरेंस, तो इसको पहले कर देगा, तो डेल्टा फाई में के से भागा हो जाएगा, यानी इसमें लैम्डा बाई 2 पाई हो जाएगा, ये रिलेशन। तो नहीं कर लीजिएगा, तो आप एक तो याद रखिए, इसी से सारा काम बन जाएगा, के इंटू डेल्टा चाहे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। आई होप आप लोग की बात खूब बढ़िया से समझ में आ रही है। तो यहाँ तक आ गया, ये पूरी कहानी हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सो देखो यहाँ तक तो बात ये सब आप समझ गए हैं। अब आता है, अब दोनों वेव जब एक जगह पर पहुंचेंगे, तो एक के द्वारा मान लीजिए किसी टाइम, देखिए ये टाइम टी पर एक का डिस्टर्बेंस E1 और दूसरे का क्या हो जाएगा E2, तो E1 एंड E2 के जोड़ने से नेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बात करिएगा। तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, नाउ अब दोनों मिलकर रिजल्टिंग सिचुएशन वहां पे कुछ होगा ना जी, दो जगह से लाइट के वेव पहुंच गए, तो दोनों इंटरफेयर करेंगे। अब उनके इंटरफेरेंस के बाद एक रिजल्टिंग वेव बनेगा, तो रिजल्टिंग वेव कितना हो जाएगा, द रिजल्टिंग वेव
द रिजल्टिंग वेव एट पॉइंट P the resulting wave at point P can be written from principle of superposition. Can be written from principle of superposition. कैसे लिखिएगा? ये क्या कहेगा कि जो आपका रिजल्टिंग वेव अगर E होगा, E बराबर कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। देखो ना, इसमें एम्पलीट्यूड में 0 लगा दिए हैं। E1 E2 यहाँ लिखे हैं। एम्पलीट्यूड कितना है? E1 वाला का एम्पलीट्यूड कितना है? E01। इसमें कितना है? E02। तो E बराबर E1 प्लस E2। E1 E2 को जोड़ेंगे तो नेट E निकल जाएगा ये सुपरपोजिशन से। अब आगे बढ़ो। अभी इसका खेल जो है ना, नहीं 10-15 मिनट का और काम है, बहुत मजेदार बात है। अब यहाँ तक अगर छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं होगा। कम से कम थियोरेटिकल रिजल्ट तो आप लोग देख लो, घबराना नहीं है भाई, बहुत धैर्य से काम। ये छोटा चीज थोड़ा है, ठीक है? क्या आप अगर लिखोगे तो देखो क्या हो जाएगा। ये आपका ई अभी अभी जो लिखे हो ना तुम लोग, ई बराबर E1 प्लस E2 लिखो हो, बोल ना बबुआ। ये E1 के यहाँ पे क्या लिख दिया तुम लोग? E01 साइन kx माइनस ओमेगा टी अब प्लस E02, वही चीज बाकी इस पेज में फिर लिखना है। यहाँ से रिजल्टिंग वेव E बराबर इतना, E02 आए कितना हो जाएगा? साइन kx माइनस ओमेगा टी अब प्लस डेल्टा है। बोलो ना बुआ लो, बोलो। ये हो गया? बिल्कुल नहीं उगताना है, नहीं तो मजा एकदम खराब हो जाएगा। तो अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे। अब तो ये मैथमेटिक्स का खेल हो गया। इसके बाद क्या है? ये जो है ये मैथमेटिकल खेल हो गया। अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे ना, इसको मैथमेटिकली हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ऑन सिंप्लीफिकेशन बहुत मैंने 10-15 मिनट के खेल है, आप इसको धैर्य से देख लीजिए। और यहाँ के बाद जो है आपको लगेगा कि हमने इंटरफेरेंस समझ लिया, ठीक है कि नहीं? तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट, ये इस तरह का है। जो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा जो ई जो आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा, E0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये इतना आ जाएगा। अब प्लस एक यहाँ पे एक नया कांस्टेंट ऐसे लिख देते हैं, इतना फेज कांस्टेंट एक नया आ जाएगा, साई लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया है? इस दोनों को जब मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा इस तरह का रिजल्ट आएगा। रिजल्टिंग वेव का इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है? और इसके जो लिखोगे, ये क्या नंबर था? 5 नंबर तक गए थे, ये 6 नंबर हो जाएगा। पीछे में देखिए ना, 5 नंबर तक गए थे ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर। ओके, ये रिजल्टिंग वेव का इक्वेशन दोनों को सिंप्लीफाई करिएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है, इस तरह की चीज को सोल्व करिएगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इसके लिए फिजिसिस्ट लोग एक टेक्निक बता दिया है। वो टेक्निक, इसमें E0 का मान निकालोगे ना, ये इतना, यहाँ देखो, उसको टेक्निक के बाद में चर्चा करते हैं। हेयर यहाँ पे जो E0 तुम्हारा आएगा, E0 ये जीरो वेक्टर का जैसे रिजल्टेंट के लिए फार्मूला पढ़ा था ना, उस तरह से हो जाएगा। अब देखो सारा खेल इस E0 का है। जो रिजल्टिंग वेव का इक्वेशन हुआ उसमें कहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, कहाँ इंटेंसिटी कम होगा। वो जो एम्पलीट्यूड होता है उस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होता है इंटेंसिटी, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। अरे भाई 2 लाइट यहाँ से ऑफ कर दोगे तो तीव्रता घट जाएगी कि नहीं? तो ऐसा ही समझो। तो 2 वेव मिलेंगे तो रिजल्टिंग का इंटेंसिटी जो होगा, ये जो एम्पलीट्यूड जो होता है इसके स्क्वायर के समानुपाती होता है। एक रिजल्ट है, ये वेव के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है। आइए जो दोनों के सुपरपोजिशन से इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें जो E0 आया है, ये देखिए इस E0 में क्या है कि ये E0 जो है दिस इज E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2
E01 E02 cos डेल्टा, ये दोनों के बीच में डेल्टा यहाँ आया था ना, अरे जो फेज डिफरेंस आया है वो फेज डिफरेंस ऐसे आ जाएगा, इस तरह से ये निकल जाएगा। ये जो साई जो निकल रहा है इसको बोलो कि ये हो जाएगा तुम्हारा रिलेशन नंबर 7, ठीक है। और यहाँ पर जो साई आया है इसका ये tan साई लिखोगे ये बराबर हो जाएगा, देखो ये नीचे में आ जाएगा ऐसे E01 प्लस E02 कॉस ऑफ, नीचे में आ जाएगा आपका डेल्टा और ऊपर में आ जाएगा E02 साइन डेल्टा। इस तरह से ये रिलेशन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 7 के बाद 8। थोड़ा सा हम ये बता दिया, रिजल्ट समझ पाए कि नहीं? ये वेक्टर की तरह नहीं है। अरे भाई वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड ऐसे निकालते हो, आई एंगल कुछ निकालते हो तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये तुम्हारा जो है ये सब अब E0 का खेल है। रिजल्टिंग वेव का इक्वेशन निकल गया। अब इंटेंसिटी कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज़्यादा होगा वो केवल इस E0 पे निर्भर करेगा। ये वेव का जो रिजल्टिंग वेव होगा दोनों के सुपरपोजिशन से जो फाइनल वेव उस बिंदु पर सेटअप होगा उसका एम्पलीट्यूड E0 है। तो जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है कि नहीं, वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है एक रिलेशन है, इंटेंसिटी इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होता है। और जहाँ एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा वहाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? ये रिजल्ट आप लोग का आ गया। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिए, एक पेज और आप लोग को दिखाते हैं। इस रिजल्ट को याद रखने का तरीका क्या है, देखिए दो ठो वेव ऐसे पढ़ाया जाता है। आप लोग क्या करो, ऐसे समझो, एक वेव तुम ऐसे समझो इधर वाला, ये एक जो है उसमें E01 एम्पलीट्यूड का एक वेक्टर समझो। और दूसरा में क्या करो कि ये जो है ऐसे समझो, ये जो है E02 एम्पलीट्यूड का समझो। और दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा। दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा। अरे एक के इक्वेशन में E01 आया था एम्पलीट्यूड में और दूसरे में E02 आया था। कैसे आप लोग फेजर डायग्राम वगैरह बनाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एम्पलीट्यूड लेके ही नहीं बनाते हैं। तो ये E01 E02 अब बीच में कितना हो जाएगा, डेल्टा। अब दोनों को अगर आप जोड़ोगे ऐसे, अगर जोड़ते हो तो याद होगा इसके हेड से खींचते हो, एक वेक्टर को जोड़ना होगा तो ये याद करने का टेक्निक बता दे रहा है, ठीक है। ऐसे और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों को मिलाने से जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा। हो जाएगा। मजा तो आने का चीज ही है, जब आदमी पूछता है तो मजा आ जाता है। E01 है E02 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा E0। ये अगर ऐसे बढ़ा देते हो तो ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा ऐसे है ना, तो इसी के समानांतर खींचे हो तो ये भी डेल्टा होगा। इसी को ना उठा के यहाँ ले गए हो, ये ऐसे हो जाएगा। ये जो एंगल बचेगा ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ से तुम लोग E0 लिख सकते हो कि नहीं। ये E02 है तो ये भी तुम्हारा E02 है। अब ये अगर दोनों का रिजल्टेंट है तो E0 तुम नहीं लिख सकता है क्या, ऐसे रूट अंडर वही खेल हुआ है। E01 स्क्वायर अब प्लस E02 स्क्वायर अब प्लस 2 E01 E02 कॉस ऑफ डेल्टा। याद आया? आई एंगल अगर निकालोगे tan साई, याद करने का तरीका तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे, तो अगर परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये लंब निकाल लोगे, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये यही हो जाएगा लंब का लंबाई E0 साइन डेल्टा हो जाएगा। और नीचे में यहाँ से यहाँ तक सोचोगे तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा E01 है, ये कितना हो जाएगा E02 कॉस ऑफ डेल्टा है। समझ में आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E01 अब प्लस ये E02 कॉस ऑफ डेल्टा। नहीं समझ में आया? तो रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला जो वहां देखे थे सो निकल गया। क्या
इसको छोड़ देते, इसका हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, ये मैटर को थोड़ा आगे पीछे करता है और कुछ नहीं करेगा, नहीं समझे। अब रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड पे फोकस करो। तो अब ये देखो, इसमें जो है जब दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ता है, अगर इस रिलेशन में हमको ई जीरो का मान चाहिए, अगर ये कॉस डेल्टा पर निर्भर करेगा कि नहीं, तुम लोग जानता है कि नहीं। यहाँ देखो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट में भी मैक्सिमम मान निकालते, इसको यहीं पर होने दे रहा है। ओके, अब देखो क्या करोगे तुम लोग यहाँ से, अब ई जीरो को हमको मैक्सिमाइज करना है, तो क्या होगा, एक हम लोग शब्द बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटरफेरेंस बड़ा बढ़िया टॉपिक है। क्या आ गया, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो, कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। आप ऐसे बुझो, मान लीजिए एक का एम्पलीट्यूड जो है इधर की ओर है, ये E01 है ना, और दूसरे का ये इसी डायरेक्शन में हो जाए, E02 वैसे ही हो जाए एक साथ। मान लीजिए किसी भी टाइम अगर ये E01 है, E02 है, तो रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड जुड़ करके ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आइए कि मान लीजिए कि ऐसे हो जाए, इसको ऐसे ही पहले इसका काम कर लो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे रचनात्मक व्यतिकरण। रचनात्मक व्यतिकरण, रचनात्मक व्यतिकरण। रचनात्मक व्यतिकरण में क्या हो जाएगा, इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें कॉस डेल्टा कितना हो जाएगा, कॉस डेल्टा 1 हो जाएगा। अरे भाई, वेक्टर का रिजल्टेंट तुम लोग निकालता है, पढ़ा होगा। अगर वेक्टर का तुम लोग ऐसे ये निकालेगा, याद करो तुम लोग, तो अगर इसमें कॉस डेल्टा 1 हो जाए, कॉस डेल्टा अगर 1 हो जाए तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, तो इसमें कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए। तो कॉस डेल्टा 1 हो जाएगा तो E0 का मान E01 प्लस E02 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये कब होगा, कॉस डेल्टा 1 के लिए आप फॉर्मूला बोलिए, आप बोलिए तो कॉस डेल्टा अगर 1 है तो डेल्टा का मान कितना होगा। अरे भाई, 0 से 2 पाई के बीच में एक बार 0 पर कॉस का मान 1 होता है और फिर 2 पाई पे होता है, तो 0 या 2 पाई, पाई पे तो -1 हो जाएगा, नहीं समझे, तो क्या हो जाएगा 0 एंड 2 पाई। तो इसके लिए तुम लिखोगे तो ये हो जाएगा इसका डेल्टा का मान 2n पाई, जनरल सोल्यूशन। इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा डेल्टा बराबर 2n पाई। एन के यहाँ पे 0 लिख दो तो 0, 1 लिख दो तो 2 पाई, और -1 लिख दो तो -2 पाई पर भी वही आएगा, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा इतना, ठीक है। और इतना हो जाएगा, और देखो क्या होगा, जब डेल्टा 2n पाई हो जाएगा, कॉस डेल्टा 1 हो जाएगा, तब E0 कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको और एक काम कर लो, एक ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 डेल्टा बराबर 2n पाई, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। अच्छा, ये जो भी फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस के चलते हैं। आप ऐसे यहाँ पर क्या लिखिएगा, ऑल्सो देखिए, ऑल्सो हम लोग क्या जानते हैं, ये डेल्टा बराबर कितना होता है, ये डेल्टा एक्स यानी 2 पाई लेमडा और डेल्टा एक्स, याद है। अरे भाई, डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है कि नहीं, ये जानता है तुम लोग, क्या कर दिए, ये डेल्टा ना होता है यार, डेल्टा बराबर के इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ जो डेल्टा आया है, देखिए अभी जो रिजल्ट है ये एंगल के टर्म में है, इसको हम पाथ डिफरेंस के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए ऑल्सो, ये डेल्टा के यहाँ पे क्या लिखेगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई या गुणा n हो जाएगा, बोलो ना। अरे 2n पाई, तो ये 2 पाई से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा। ये भी ऑब्जेक्टिव का एक सवाल है, एन लेमडा, इसको कहा जाता है कि पाथ का जो डिफरेंस होना चाहिए,
अगर आप चाहते हैं कि बिंदु P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, बिंदु P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो वहाँ पे होने के लिए पाथ का जो डिफरेंस होना चाहिए वो लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा n इंटू लेमडा। ये रिजल्ट याद कर लीजिए। और देखिए ये आपका ये भी एक रिजल्ट है, इसको कोई नंबर दीजिए। कहाँ तक गए हैं, कहाँ तक गए थे? 7-8 नंबर तक चले गए हैं। ये हो जाएगा आपका नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये और एक चीज़ और देखिए, बाद में छोटा करेंगे। यहाँ देखिए और क्या हो जाएगा, इसमें एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, E0 कितना हो जाएगा, ये E0 आ जाएगा E01 प्लस E02 हो जाएगा। नहीं समझे? cos डेल्टा 1 हो जाएगा तो सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ से E0 हो जाएगा E01 प्लस E02। इसी में स्पेशल केस इफ ये E01 इज इक्वल टू E02 बराबर E0 लिख लेते हैं, E01 से ये दोनों बराबर हैं, तब रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हो तो देखिए ये दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों खांचा का साइज, दोनों खांचा आइडेंटिकल होगा ना, मोटाई आइडेंटिकल होगा, तो E01 एंड E02 बराबर हो जाएगा। तो E01 लिख दिया है, अगर बराबर हो जाएगा तो रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा E0। E0 तब क्या हो जाएगा, दोनों को यहाँ पे E01 लिख लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2E01। तो उस समय रिजल्टिंग वेव का E0 2E01 हो जाएगा। तो इसमें देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको अब तक आप अगर देखें तो बहुत सारा आप लोगों को इसमें बात मिला। इसमें से अब आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव का खान है, बुझिए ये अभी अब जो देख रहे हैं ना ये पूरा ऑब्जेक्टिव का खान है। तो छोटा कर दे, चलेगा? मजा तो आप लोग को आता ही है, ये बात हम जानते हैं। ये भी रहेगा अपना, थोड़ा सजा दे रहे हैं, पेज में हटा रहे हैं इसको। E01 यहाँ से सरक गया है। देखो ना ये रिजल्ट E01 E02 सेम हो जाएगा, तो ये रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा ये E0 होगा, जो कि E01 प्लस E02 यही दिखाए हैं इसमें, बुझा गया तुम लोग को? तो ये कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड दुगुना हो जाएगा। और ये देखो एम्पलीट्यूड अगर दुगुना हो जाएगा ना तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका ये इधर कर दो E0 का स्क्वायर, इधर कर दोगे तो 4E01 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड को अगर I0 कहें तो I0 बराबर हो जाएगा 4। ये देखो ये E01 अगर है तो इसके लिए लिख देते हैं I1 स्क्वायर, बोलो ना, ये I1 हो जाएगा स्क्वायर के बदले में इसमें ना, अरे इसके स्क्वायर में सीधे सीधे आएगा। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ से देखो रिजल्टिंग जो वेव मिलेगा क्या हो गया, फिर इधर उधर कर दिया ना, अब छोड़ेंगे बहुत जल्दी, अब एकदम खेल खत्म है, अब आप लोग समझ गए हैं एकदम 5-7 मिनट और आप बुझ गए, पूरा खेल आप समझ गए। ये देख लो तुम लोग, ये फिगर हम लोग को अकेले जो है ना परेशान करके रख दिया।
खाली डिस्ट्रक्टिव का हल्का से चर्चा कर देंगे, उसके बाद आप लोग को छोड़ रहे हैं, ठीक है। बस डिस्ट्रक्टिव वाला हो जाएगा, बस उसके बाद थ्योरी खत्म हो जाएगा। अब क्या देखे कि कुछ जगह आपको मिल गया कि नहीं, पर्दा पे एक ऐसा जगह मिला देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो रिजल्टिंग वेव के लिए आपको सब कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया, माने जब दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तब, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये रिजल्ट याद रखना है, पाथ डिफरेंस लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि यहाँ पे आप 0 +-1 +-2 इस तरह से लिख सकते हैं। चाहे अगर डेल्टा का टर्म में बात करिएगा, फेज डिफरेंस के मतलब में ये पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस यानी लेमडा। अब फेज डिफरेंस माने 2n पाई, यानी पाई का इवन मल्टीपल। इतना बात बुझ गया, और रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड दोनों का जुड़ जाएगा। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कॉस डेल्टा का मान -1 हो जाएगा। आप समझे कि नहीं, उस लाइन को हम थोड़ा सा पूरा कर रहे हैं, बस खेल खत्म है। उसके बाद अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे अगला, ठीक है कि नहीं। तो क्या लिखना है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल को एक ऐसे खींचे और दूसरा भी उधर खींचे तो कंस्ट्रक्टिव, एक पार्टिकल को एक ऐसे खींचे और दूसरा नीचे खींच दे तो नतीजा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ही 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो देखिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग क्या करने चल रहे हैं, सो देखिए, ये देखिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका जो कॉस डेल्टा है इसका मान हो जाएगा -1। कॉस डेल्टा कितना हो जाएगा, -1, समझ गया। अच्छा, कॉस डेल्टा -1 हो जाएगा, उस रिलेशन में सबसे कम मान E0 का सबसे मान कब होगा, E0 बराबर रूट अंडर आया है ना, तो सब डेल्टा का ना खेल है, E0 1 E0 2 तो मान लीजिए फिक्स है, तो E0 कितना होगा, केवल कॉस डेल्टा यानी डेल्टा पे निर्भर करेगा। तो कॉस डेल्टा का मान -1 होना चाहिए, और तब डेल्टा कितना होना चाहिए, नहीं। अब 0 से 2 पाई के बीच में सोचिएगा तो पाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये पाई का ऑड मल्टीपल हो जाएगा। पहले 0 से 2 पाई के बीच में सोच लीजिए, तो एक वैल्यू आपका क्या मिलेगा, पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में एक ही मान है पाई, और उसमें 2 पाई बढ़ाते जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से होगा। और 2 पाई घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -पाई, -3 पाई, इस तरह से होते जाएगा। तो इस तरह से कितना लिखिएगा, नहीं 2n + 1 पाई, पाई का ऑड मल्टीपल हो जाएगा, 2n + 1 ऑड होता है ना, तो 1 3 5 इस तरह से हो जाएगा। इसमें n के जगह पे क्या लिख सकते हैं, n के जगह पे 0 +-1 भी लिख सकते हैं, +-2 +-3 नहीं लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ये आप लोग को आता होगा, अगर भुला गए हैं ना तो ये अच्छा तरीका है उसको याद करने का, अब याद हो गया होगा। तो इतना हो जाएगा। अब 1 मिनट के लिए सुन लो, इतना हो गया डेल्टा। अब इस डेल्टा के जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, ध्यान दो, ये जो डेल्टा है तुम जानता है कि ये डेल्टा बराबर कितना होता है, k × डेल्टा x, डेल्टा, अरे ये जो भी डेल्टा हो तो पाथ डिफरेंस के चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई लेमडा × डेल्टा x, के डेल्टा x, फिर ये बोले हैं ये डेल्टा बराबर k × डेल्टा x, ये 2 पाई लेमडा × डेल्टा x, है ना डेल्टा होता है, तो वही लिख दिया है इतना। अब बराबर इधर क्या लिखोगे, 2n + 1 पाई। अब सॉल्व करो, तब पाई तो तुम्हारा कट जाएगा, तब ये देखो तुम्हारा डेल्टा x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n + 1 इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। अगर ना ऑब्जेक्टिव का सवाल है ये, एक ये भी है, देखो डिस्ट्रक्टिव होने के लिए ये विध्वंसात्मक है, क्या बोलोगे, विध्वंस करता, विध्वंसात्मक व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव का इतना व्यतिकरण है, ये समझ में आना चाहिए। तो ये आपका निकल गया। तो देखिए इसके लिए ये इतना होना चाहिए, क्या नंबर,
कितना यह था 10 था। 1 मिनट, इसी को लिख लीजिए ना, इसको लिख लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 11 नंबर, और इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12 नंबर। ठीक है, इधर आइए आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 नंबर, आइए क्या हो जाएगा 14 नंबर। तो याद रखिए 14 ना है, 14 बोलिए, इतना हो गया, निकल गया। तो ये रिजल्ट आप लोग को एकदम दिमाग में रखना, अब तक जो पढ़े हैं, क्या होगा λ/2 का ऑड मल्टीपल, λ/2 का ऑड मल्टीपल, समझ गए। कौन चीज, पाथ डिफरेंस, इसमें क्या होना चाहिए फेज डिफरेंस, ये पाई का ऑड मल्टीपल, λ/2 का ऑड मल्टीपल, याद रहेगा कि नहीं। अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, E0 तुम्हारा कितना हो जाएगा, जब cos डेल्टा -1 को हल करोगे तो E0 बराबर तुम्हारा हो जाएगा E01 माइनस E02, और इसका मॉडुलस लिख देना, इसलिए क्योंकि कहीं कौन बड़ा हो सकता है कि यहीं बड़ा हो तो नेगेटिव आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं ना होगा, इसलिए इसका मॉडुलस हो जाएगा, तो रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा। इसी में स्पेशल केस ये इतना हो जाएगा, इफ अगर E01 बराबर हो जाए E02 के, तो कितना हो जाएगा, देन E0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब E0 0 हो जाएगा तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, अब रिजल्टिंग वेव का जो इंटेंसिटी होगा वो इंटेंसिटी ही 0 हो जाएगा। अलग अलग इंटेंसिटी है लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, नहीं समझे, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। आई होप आप लोग को सब बात समझ में आ गई है, बोलिए। ये हो चुका है अब तक, सब फार्मूला के समरी लिख दें क्या, 1 मिनट में आपको क्या क्या हुआ देखिए, ये देखिए। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्ट, उसके पहले देखिए एक रिजल्ट जो आप लोग को मिला हुआ है, एक रिजल्ट मिला हुआ है कि डेल्टा बराबर के डेल्टा एक्स बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, याद रखिएगा, एक ये फार्मूला है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप क्या देखें, ये डेल्टा बराबर 2n π, बोलिए ना, डेल्टा एक्स बराबर n λ, E0 बराबर E01 प्लस E02, अगर दोनों बराबर हो गया तो E0 बराबर 2E01, कब, इफ E01 इक्वल टू E02, याद रखिएगा, ये सब रिजल्ट याद रहेगा ना। इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, और इंटेंसिटी इसमें लिखिएगा I0, तो कितना हो जाएगा, ये उसमें हो जाएगा 2, नहीं उसका स्क्वायर ना करिएगा, ये हो जाएगा 4I1, एक का अगर I1 है तो रिजल्टिंग का 4I1 हो जाएगा, ये याद रखना है। और डिस्ट्रक्टिव अगर हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करिएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करिएगा, तो इसमें डेल्टा कितना आएगा 2n + 1 पाई का ऑड मल्टीपल, ये डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 2n + 1 λ/2, इंटेंसिटी इसमें कितना आ जाएगा E0 बराबर E01 माइनस E02 का मॉडुलस, अगर ये बराबर हो गया तब E0 कितना हो जाएगा 0, और इंटेंसिटी रिजल्टिंग का कितना हो जाएगा 0, याद रहेगा। ये इतना रिजल्ट आप लोग को मजा आना चाहिए था, टाइम तो लगा क्या, लेकिन सवाल है कि बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करना है,
तो समय तो देना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना देर तक अगर वीडियो देखे या क्लास अटेंड किए, ठीक है कि नहीं, लेकिन आप कुछ सीखे हैं। हमको लग रहा है कि पूरा जितना पहले आप याद करते होइएगा एन लैम्डा है कि नहीं, फिर λ/2 का ऑड मल्टीपुल, ये सब याद करते होइएगा। आपको नहीं समझ में आता होगा कि फेज डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है, समझे कि नहीं, ये सब आप समझते होइएगा। ठीक है, तो और रहने दे रहे हैं। ओके बाय।